नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। और आज बात आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जंतर मंतर पर लगाए गए जनता की अदालत की। 2011 में जिस जंतर मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत हुई और आम आदमी पार्टी की उपज भी इसी जन आंदोलन से हुई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई। आज उसी जंतर मंतर पर केजरीवाल ने जनता की अदालत को संबोधित किया और अगले चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की आप सरकार में काफी उथल पुथल रही है। केजरीवाल जेल से जमानत पर निकले और अचानक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, फिर आतिशी सीएम बनी। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को बताने से नहीं भूले कि अगली बार केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना है। केजरीवाल ने जनता की अदालत में खुद को कट्टर ईमानदार बताया, भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी की साजिश बताया। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर कई सवाल भी पूछ डाले। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए केजरीवाल फिर से जनता के बीच उतर गए हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है। मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को यदि जनता की अदालत लगानी थी, किसी गांव में लगाते, झोपड़ी में लगाते, अनऑथराइज कॉलोनी में लगाते, किसी ऐसी जगह पर लगाते जहां लोग डीडीए फ्लैट्स में रहते हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वो जहरीला है, गंदा पानी है, उसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहां उनको ऐसी अदालत लगानी चाहिए। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। डीटीसी के पास कोई बस नहीं है जिसको दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा सके। जो बसें उनके पास है वे सभी आउटडेटेड है। अरविंद केजरीवाल पंचायत लगाए, गांव में जाकर, कॉलोनियों में जाकर, जहां सीवर लाइन नहीं डली है, जहां सीवर लाइन डली हुई है वो पूरी तरह से चौक हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत जो लगाई, उसके जरिए एक बात तो साफ कर दी कि उनकी सोच और उनकी तैयारी कहीं दूर की है, कहीं आगे की है। लेकिन देश का सवाल में हर होने वाली घटना पर कई सवाल उठते हैं और वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल की बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने जहां से राजनीति शुरू की थी वहीं जनता की अदालत में गए, इसके मायने क्या हैं? अन्ना हजारे उनके साथ थे, केजरीवाल उस दौरान थे। केजरीवाल ने एक लंबा अनशन किया था, उनके कई सहयोगी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। उसमें से कई सहयोगी अब आम आदमी पार्टी या उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो वहां पर ही गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दूसरा, क्या केजरीवाल जनता के बीच जाकर सहानुभूति को भुनाना चाहते हैं? इतने दिन वो तिहाड़ जेल में रहे, पार्टी किस स्थिति में आ गई? क्या बाहर निकलकर अब वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है? केजरीवाल ने फिर खुद को कट्टर ईमानदार बताया है। क्या जनता भरोसा दिखाएगी? और अगला सवाल, क्या 2025 में जो शायद हर आंदोलन, हर विरोध प्रदर्शन और हर राजनीतिक कवायद के पीछे होता है, क्या 2025 में फिर से अपनी सरकार बनाना ही एक लक्ष्य है? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ सैफ खान जुड़ गए, नेता कांग्रेस। मेरे साथ पवन शर्मा जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। राहुल लाल भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं, अक्सर आप इनको पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ देखते हैं, बहुत स्वागत है राहुल लाल भाई आपका भी। अरविंद सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चर्चा में सोच रहा था कि
बीजेपी में चारू प्रज्ञा जी से करूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं उस मुद्दे पर ही जाता हूं जहां पर अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति को लेकर पहुंचे हैं और उसके लिए पवन शर्मा जी से बेहतर कोई नहीं होगा इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए। पवन शर्मा जी, आपको लगता है आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से गरजे हैं, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने मुद्दे सामने रखे हैं, उनके भाषण को सुना, आसपास की तस्वीरों को देखा, सबको समझने की कोशिश की, केजरीवाल जी ने कहा कि वो सत्ता और कुर्सी के लालची नहीं है और ये उनका बयान बहुत मुखर हो रहा है। आप इस बार ईमानदार लगूं तो मुझे वोट देना, क्या हम समझे मतलब इस वक्त क्या ये 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी है जिसे लेकर केजरीवाल जी जनता के सामने गए? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात होती है जब चुनावा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और ये कहे कि मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिए, अब जनता की अदालत तय करे। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अरविंद केजरीवाल जी को राहत दी। पीएमएलए जैसे कानून में बेल देना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने कहा जब जेल से बाहर आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद, और ये बात बड़ी इसलिए हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, सीबीआई बाइस जो के काम कर रही है और उस सीबीआई के मालिक कौन है? अमित शाह जी हैं। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे जनता की अदालत में जाना है क्योंकि जो मेरे ऊपर दाग लगे, कट्टर ईमानदार होते हुए किसी ऊपर दाग लग जाना आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं जनता बीच में जाऊंगा, अब जनता तय करेगी, जनता अपनी अदालत में फैसला करे कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है कि नहीं है, क्योंकि जनता की अदालत में फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुर्सी का त्याग करता हूं, बलिदान देता हूं, जब तक कि दिल्ली की जनता मुझे दोबारा चुनकर नहीं भेजेगी, मेरी ईमानदारी पर मोहर नहीं लगाएगी, जब तक मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है इतिहास में, देखिए राजीव जी। और दूसरी बात आज कही, देखिए दूसरी बात आज कही कि देखिए एक हमारे कुछ सवाल भी थे, देखिए राजनीति से अलग कुछ सवाल भी थे। अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस से सवाल पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, लालच देकर नेताओं को तोड़ती है, सरकारें गिराती है, क्या जनतंत्र के लिए अच्छा है? आरएसएस के चीफ इसका आंसर करें। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन नेताओं पे आरोप लगाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी खुद आरोप लगाते हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराते हैं, आरोप लगाने के बाद तो इस तरह की राजनीति की परिकल्पना आपने करी थी या नहीं करी थी? तीसरा सवाल, आपका एक नियम था कि 75 साल का कोई हो जाएगा, जिस नियम के तहत आपने अपने कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था, रिटायर कर दिया था, तो क्या मोदी जी को आप लोग रिटायर करेंगे? नहीं करेंगे। और देखिए जिस तरह की बातें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उसके ऊपर क्या आरएसएस का मानना है कि क्या अपनी विचारधारा से आरएसएस कंट्रोल करना चाहती है? बस ये सारी आपने जो बातें इतनी बोली ना, ये अब बहुत प्रचारित हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी कोई गली कोने के नेता नहीं है, वो देश के नेता हैं और जब वो कुछ कहते हैं तो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचता है। लेकिन आपने अभी 2 बातें बोली, मैं बहुत छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक तो आपने ये बोला कि उन्होंने आगे बढ़कर इस्तीफा दे दिया। मेरा पहला सवाल, अब तक इस्तीफे से क्यों वो हट रहे थे, क्यों वो कह रहे थे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा? दूसरा सवाल, आपने कहा कि ईमानदारी की बात है, जनता उन्हें चुनेगी फिर लाएगी। लोकसभा चुनाव में क्या जनता कहीं और की थी? देखिए पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को पद से हटाने के लिए लगातार कोर्ट गए। कोर्ट ने क्या कहा, इनके मुंह पे तमाचा मारा कि अरविंद केजरीवाल जी को उनके पद से नहीं हटा सकते, मतलब कोई मजबूरी नहीं थी। और आप अभी मेरे सवाल के जवाब पर नहीं आ रहे पवन भाई, आप मेरे सवाल के जवाब में नहीं आ रहे हैं। अब तक उन्होंने कहा था मैं जेल से सरकार जवाब है आपका। आपके सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। देखिए कोई मजबूरी नहीं थी, इस्तीफा दिया और इस्तीफा इसलिए दिया, कोई मजबूरी नहीं थी, वाकई कोई मजबूरी नहीं। देखिए मजबूरी क्या होती है, कोर्ट ने लगातार भाजपा के नेताओं को कहा कि नहीं हम हटा नहीं सकते, भाजपा लगातार कहती रही हटाओ इनको, हटाओ इनको। चलिए कट शॉर्ट करते हैं। आप कहते हैं जनता बताएगी मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं। लोकसभा चुनाव में यही दिल्ली की जनता थी, आपकी पार्टी तब भी संघर्ष कर रही थी और कह रही थी सब गलत हो रहा है, तब कौन सी जनता ने वोट किया था आपके खिलाफ? देखिए तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली की जनता तय करेगी?
अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तय करे कि आपका बेटा कट्टर ईमानदार है कि नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका भी हमारा विरोध कर रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि दिल्ली में आज ये चुनाव हारने वाले हैं, इन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। जनता से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। अरे जनता सबसे बड़ी है, जो जनता फैसला करे। ठीक है पवन भाई, ठीक है पवन भाई, आपको पूरा पवन भाई पूरा मौका दे दिया। कम से कम अब आपको ऐतराज नहीं होगा कि मेन मुद्दे पर मैंने आपको शुरुआत में संपूर्ण सवालों के साथ पूरा मौका नहीं दिया। आगे भी आपको मौका मिलेगा पवन भाई। लेकिन अब चारू प्रज्ञा जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। केजरीवाल जी ने जहां से राजनीति शुरू की थी, अन्ना हजारे को हम सभी जानते हैं, रालेगढ़ सिद्धि को हम सभी जानते हैं। अन्ना जी रालेगढ़ सिद्धि में आजकल हैं, या अन्ना हजारे की लेगेसी की हम बात कर लेते हैं। उनके साथ उनकी छत्र छाया में उन्होंने शुरू की थी और वहीं पर उन्होंने ले जाकर अपनी आज जनता अदालत लगा दी। यह हमने भी देखा। पवन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस बार जनता कम, कार्यकर्ता कहीं ज्यादा वहां पर दिखाई पड़े। चारू प्रज्ञा जी, इसके मायने क्या समझें? अरविंद केजरीवाल जी क्या वाकई एक चुनौती की तरह सामने आना चाहते हैं आपके सामने? नमस्ते। देखिए, आपने जिस तरीके के सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछे, वो कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं दे देती हूँ, मैं उनकी थोड़ी-सी सहायता कर देती हूँ। बार-बार उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी से रेज़िग्नेशन माँगा जा रहा था मुख्यमंत्री का, बिल्कुल माँगा जा रहा था। मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था। 6 महीने तक जब दिल्ली की जनता त्राही-त्राही रोती रही, लोगों का डूबने से डेथ हो रहा था, कहीं पर इलेक्ट्रोक्यूशन से हो रहा था, कहीं पर तो ब्रिज के ब्रिज पानी में ढह गए। जो सिचुएशन दिल्ली की है वो केवल इसीलिए थी क्योंकि यहाँ के सारे मंत्री जेल के पीछे बैठे हुए थे। तब तो आपने रिजाइन किया नहीं। अच्छा, बाहर आने के बाद जब आप ये कह रहे हैं कि हमने तब रिजाइन नहीं किया, देखिए हमारा बड़प्पन, तो अब आप रिजाइन करके क्यों दिखा रहे हैं? ये पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, एक के बाद एक नए-नए ड्रामा करते हैं। मैं तो इनफैक्ट सजेस्ट करूंगी आने वाले समय में जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हो जाते, सब अपने घर में पॉपकॉर्न का स्टॉक अच्छा लाकर रखें, क्योंकि अभी ये ड्रामे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दूसरा सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल जी से आज ये है कि आप यहाँ पे खड़े होके इतने तमाशे कर रहे हैं। आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन साफ-साफ आप बार-बार यही कहते हैं और आपके सारे साथी यही कहते हैं कि आतिशी केवल रबर स्टैंप है। नेता तो अरविंद केजरीवाल है, आतिशी रबर स्टैंप है, कुर्सी पर हम बिठा रहे हैं। तो आप किस बारे में कहते हैं कि अच्छा हम दिल्ली ठीक से चला पा रहे हैं? आखिरी बात अरविंद केजरीवाल की ये है कि आज आप ईडी या सीबीआई के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, तो क्या आप हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारे कोर्ट्स के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि बेल ना देने का निर्णय तो कोर्ट्स का था ना। सारे न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि आपको बेल नहीं देनी, इसीलिए आप जेल के पीछे पवन भाई सुन लें, पवन भाई आपके पास आऊंगा बाद में, पहले सुन लें। मैं बिल्कुल मतलब सीबीआई ईडी कोर्ट कब से हो गए? कोर्ट अलग है, सीबीआई ईडी अलग है। जो पिंजरे का तोता कोर्ट के भारतीय जनता पार्टी के सारे पे 6 महीने से आपके मुख्यमंत्री को कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसीलिए बेल नहीं दी क्योंकि अभी भी कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा नहीं करा है। अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहा है कि वो इनोसेंट है, ये नहीं कहा गया है, ये केवल एक बेल है। प्रक्रिया कोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की अभी चालू रह रही है और बेल का मतलब किसी का इनोसेंट होना नहीं है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। कोर्ट ने पहले भी ऑब्जर्व किया है और ये कहा है कि आपने पैसे चुराए हैं, गोवा के चुनाव में उसको लगाया गया है और केजरीवाल जी खुद अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि नायर जाकर बात करा करता था आतिशी और सौरभ चौधरी से। तो भाई आप तो एक अपने घेरे में सबको अपने साथ लेकर चल रहे हो, ये आपका साथ निभाना। अच्छा, आज भी जिस तरीके के तमाशे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी से बात करो ना, आप आरएसएस से क्यों बात करना चाहते हो? क्या आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आरएसएस कोई चुनाव लड़ती है? क्या आरएसएस का तो आप कह दो आरएसएस की आपको जरूरत नहीं, आपने कहा। अरे ये कैसे बोल देंगी पवन भाई? अरे ये क्या पूछ लिया? नहीं, क्या पूछ लिया? क्या है? हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ठोक बजा के सारी दुनिया के पेरेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पर जिस मैं चाहता हूँ कि मेरा ध्यान दें। मेरी प्रार्थना है कि मेरे सवाल का आप ध्यान दें और अपनी बात आने पर जरूर मौका रखें। मैंने पवन जी को जितना मौका दिया, कम से कम उतना चारू प्रज्ञा जी के पास जाना चाहिए। मेरे पास समय है, आप में से कोई भी इस बात का एतराज नहीं करेगा कि उसे कम समय मिला। चारू प्रज्ञा जी आप समअप करें, पवन जी रिबटल के लिए दिमाग में रखें कि क्या बोलना है। मैं आगे सभी गेस्ट के बाद आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा जी कंप्लीट करें। जी, हमारी तो से इनको सुन लेने दिए, प्लीज प्लीज प्लीज।
कोई दिक्कत जो नहीं। इस पॉलिटिकल पार्टी में ड्रामा सेंट्रल चालू हो गया है, जिस तरीके से गुनेगारों को ये बार बार श्रेय देते हैं, चाहे वो दिल्ली के दंगे में गुनेगार पाए गए हों, चाहे राघव चड्डा वो पार्लियामेंटेरियंस के हस्ताक्षर गलत करने के लिए केस में पाए गए हों, यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी पार्टी बना रखी है जहां पर हर गलत काम करने वाले का स्वागत है और उसके बाद रोज आप जनता के चारू सामने प्रज्ञा जी, आज उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया, सत्ता और कुर्सी का मैं लालची नहीं हूं, और ये एक ऐसा संदेश है जो वो अपने वोटर तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको लगता है ये डेंट करेगा? क्योंकि अगर वोटर इस संदेश को उसी रूप में ले गया जैसा अरविंद जी कह रहे हैं तो मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आई एम हैप्पी आपने मुझसे ये सवाल पूछा। देखिए, बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ये सेम कहानी, हूबहू सेम कहानी लेकर जनता के सामने कुछ महीने पहले ही गए थे जब लोकसभा के चुनाव थे। तब भी वो बेल पर बाहर थे, अब भी वो बेल पर बाहर है। और ये सारी कहानी सुनने के बाद दिल्ली की जनता ने दिल्ली की एक भी सीट अरविंद केजरीवाल या उनकी साथी पार्टी को नहीं दी। गठबंधन होने के बावजूद सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। ठीक है, लेकिन उनके बयान बता रहे हैं कि वो चौका लगाने की तैयारी में आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल अब इस जनता की अदालत से फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। अमनतुल्ला खान, राघव, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आपका वर्जन है, वो आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन मैं अब रुख करूंगा, मेरे साथ सैफ खान जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर। सैफ भाई, केजरीवाल एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। वो ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं है जो काफी साल पहले जो राजनीति वो कर रहे थे, वो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इस्तीफा उनका जो है, जो उन्होंने अपने को हटाकर आतिशी जी को आगे किया है, आपका क्या असेसमेंट है दिल्ली में कांग्रेस के रूप में? क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संकट लाएगा या 2025 के लिए एक बड़ा मौका लाएगा? और ऐसी हालत में कांग्रेस जो दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी के स्वर्णिम काल के, मैं स्वर्णिम इसलिए कहता हूं, शीला दीक्षित जी का नाम सभी पार्टी अक्रॉस पार्टी बड़े आदर के साथ लेते हैं, उनके काम को लेते हैं। क्या ये आपके लिए चुनौती होगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो है, जो आपने अभी ये सवाल पूछा स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल जी की तरफ के लिए, कि उन्होंने ये रिजाइन किया, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारी एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी अलग अपनी पार्टी है, वो अपनी डिसीजंस ले सकती है भाई। उनको अपना जो भी फेस रखना है सामने, वो जो है रख सकती है, और जो है अपना अपना पॉलिटिकल कैंपेन उसी के लिहाज से चला सकती है। मगर देखने की बात जो है, इस वक्त ये देखने में जरूर ये आया कि जब अरविंद केजरीवाल में हिम्मत तो हुई कि रिजाइन करने की। अब भाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद तो हमने पीएम साहब को जो रिजाइन करते हुए नहीं देखा। हमने जो है बाकी की जो करप्शन की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद जो मोदी जी को रिजाइन करते हुए देखा नहीं। हाँ, हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जरूर देखी अडानी जी में, अडवाणी जी में और मोदी जी में, कि कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो राजनीति की साफ साफ दर्शाती है कि किसको ये चीज चाहिए। ये ऐसा कोई था कि जो सोनिया गांधी जी जो है, आपको मौका मिलने के बाद भी जो है अगर पीएम की दावेदारी जो है आपको चाहते थे सब लोग बनाना, और आपने नहीं ली। एटलीस्ट किसी में ये हिम्मत तो हुई कि जो है वो रिजाइन करे, और फिर जो पब्लिक के ऊपर छोड़ दे कि अब वो उस चेहरे को सामने लेके आना चाहते हैं या नहीं। ये पहला पॉइंट जो है। दूसरा पॉइंट जो है, अभी बहुत सारी बात जो है सब चीजों के रिलेटेड हुई, सीबीआई और ईडी की बात हुई, तो ये बिल्कुल देश में जो है सामने आंकड़े आ चुके हैं। 95% के करीब जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जो है घेरा गया, और जिन पे करप्शन के चार्जेस थे, क्योंकि मोदी जी को करप्शन जो है वो बुरा नहीं लगता। मैं लौटाता हूं सैफ भाई, मैं आपको लौटाता हूं सवाल पर। सैफ भाई, मैं आपको लौटाता हूं। नहीं, मैं आप बोलिएगा, मैं आपको सवाल पे लौटाता हूं। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अरविंद जी ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि इस्तीफा दिया। मैं कांग्रेस के तौर पर इस बात को ला रहा हूं और दिल्ली चुनावों को लेकर ही ला रहा हूं, क्योंकि सत्ता चुनावों के लिए ही, चुनावों के जरिए ही हाथ में आती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी का यह दांव कांग्रेस की जमीन को कमजोर करेगा? क्योंकि उन्होंने अपनी जनता, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम चाहे जो है विपक्ष के आप तौर लोग पे एक होकर भी लड़कर देख लिए हैं लोकसभा चुनाव में। मुझे या तो आप बोल लीजिए, मुझे मौका दीजिए जो मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर जी जी जी। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जितना मौका आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और वक्ता को, चारू प्रज्ञा जी सुन लीजिए सैफ भाई को, जो है मुझे पूछ रही थी, ठीक है, सुन लीजिए सैफ भाई को, सुन लीजिए।
क्योंकि जब जानकारी होती नहीं तो वो चैनल पे ऐसे ही जो है सैफ भाई सिर्फ बोलिए, आंकड़े सैफ भाई काफी बोलिए। नहीं है। खैर बहरहाल मैं आपका पहले बात का सवाल दे देता हूँ कि क्या चुनौती जो है क्या चुनौती कांग्रेस के लिए पड़ेगी। तो साहब हम विकास के ऊपर जो है चुनाव लड़ते आ रहे थे और आज भी अगर दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे तो विकास पे लड़ेंगे जो हमारे काम है। चाहे वो हम सीएनजी हमने बसेस का इंट्रोड्यूस करवाया हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स या ब्रिजेस की डेवलपमेंट करवाई हो, जो शीला दीक्षित जी के टाइम का टेन्योर का आप जो याद दिला रहे थे, तो वो हमारा विकास था और हम उसी के ऊपर ही लड़ाई लड़ेंगे। हम जो है इसको कम्युनल वॉयलेंसेस के ऊपर नहीं करेंगे। पिछले दिल्ली में जो है 30 साल में जो है सबसे ज्यादा भयंकर जो अगर दंगा हुए तो उसपे भी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सामने निकल के आए और जजेस जो चाहते थे उन पे एक्शन करवाना, ये चारों की बात का जवाब दे रहा हूँ। उसको रातों रात जो है ताहिर हुसैन को भूल गए वो किस पार्टी का को था? जो है ट्रांसफर करा दिया गया। तो बात यह है, मैं आपको नहीं, साफ-साफ ये आपने बताना कहा चाह रहा हूँ। बीजेपी के लोग निकले, ताहिर हुसैन को आप भूल गए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के ऊपर स्पेसिफिकली बात, तो मैं ताहिर के ऊपर बात आने से पहले जो है पहले ये बता दूं आपको जो है कि अब आज जो आपके चैनल पे बात हो रही है कि आरएसएस को क्यों जो है घेर रहे हैं या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग अगर दिखा रही है, तो मैं ये सामने आपको जो पिछली तस्वीर ले आता हूं। जो दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम आपके देख रहे हैं वो ये जान लें कि आरएसएस कब बनी थी और मुस्लिम लीग कब बनी थी। ये अंग्रेजों के टाइम पे ही बनी थी और इसलिए बनी थी कि लोग जो है डिवाइड और रूल किए जा सके, इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान चले गई और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में जो है आरएसएस रह गया, जिसकी 55 देशों में ऑफिसेज हैं और 55 सालों तक जो है हमारे देश का झंडा जो है वो आज तक नहीं लहराया था नागपुर के ऑफिस में। तो सबसे पहले तो ये अपनी ही नीतियों को जो क्रश कर रहे हैं भाई। 55 साल के बाद झंडा क्यों लगा लिया जब आपके गोलवालकर जी, जब आपके सावरकर जी जो हैं, जब वो सैफ भाई फिर मुद्दे पर आए, गोलवालकर और मैं तो बता रहा हूँ आपको, जी। देखिए मैं आपको एक-एक करके आप आगे बढ़ते चले। अब दिल्ली पर केंद्रित हो जाएं। मैं अरविंद केजरीवाल जी की इस स्पीच के बाद बात कर रहा हूं। खैर आगे आपको भी और मौका दूंगा। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अरविंद सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं वैसे ही सीक्वेंस में लौटूंगा। राहुल भाई, क्या आपको लगता है, आप विस्तार से बताएं और मैं आपको पूरा सुनूंगा, उतना ही वक्त आपको भी जितना मैंने बाकी सहयोगियों को दिया है। क्या आपको लगता है कि अरविंद जी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और अपनी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय 5 से 6 महीने का बचा रह गया है? देखिए, हर राजनीतिक दल को अपने अपने ढंग से बातों को पहुंचाने का पूरा उनको अधिकार होता है और हमें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में 10 वर्ष तक एक तरह से उनके शासन का होने जा रहा है और जिस तरह से 6 महीने तक वो तमाम ईडी के बाद जब जमानत की स्थिति बनी तो फिर सीबीआई के जब ने जो है कि गिरफ्तार कर लिया, ये तमाम मामले कोर्ट में चले हैं और उस स्थिति में जब जमानत उन्हें मिली है और देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला दिखता है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी जब वो जेल में थे तो उनसे गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और जेल में आते ही उन्होंने वो गिरफ्तारी की मांग को पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक तो पहला उन्होंने सवाल ये किया कि भारतीय जनता पार्टी को निरुत्तर करने का प्रयास किया। दूसरा चीज क्या स्पष्ट है कि कोई भी नेता जब इस प्रकार के मामले में जेल में होता है, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ होता है और उस सिंपैथी फैक्टर को एक एनर्जी के साथ वो जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ पे नजर भी आ रही है। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ कि 10 साल का उनका शासन हो गया, एमसीडी में अभी है वो, ऐसे स्थिति में थोड़े बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उत्पन्न होंगे, उसको भी न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। जो सबसे बड़ा दाव मैं मानता हूं उनका जो उन्होंने दाव चला है कि वो दाव क्या है, वो एक तरह से उनके दाव को अगर हम लोग देखें तो वो महत्वपूर्ण चीज हमें ये नजर आ रही है कि वो सीधे सीधे उन्होंने ये मांग कर दी कि दिल्ली के चुनाव एक तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ हों। देखिए इस समय देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, रिपोर्ट की बात हो रही है, तो अगर केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने ये भी चीजें छोड़ दी और हमें नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन अभी जो है कि इन चुनाव को फरवरी से पहले कराने वाला है, तो ये इस बीच में जो ये समय जो 5 महीने का समय है वो आम आदमी पार्टी के पास पूरा मौका होगा कि वो बीजेपी के ऊपर बिल्कुल हमलावर रहे और वो हमला करे। चूंकि देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव वो लगातार 7 हो रहे थे, लेकिन वो चुनाव जो पहले 7 हो रहे थे वो चुनाव भी इस बार 7 नहीं हुआ है राजीव जी, वो भी अलग अलग हुए हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन जरूर कागजों पर दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वो रियल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है? कश्मीर का चुनाव ही ले लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट का पहले का ही निर्णय था राजीव जी कि 30 सितंबर तक में सुप्रीम कोर्ट वो ने कहा था कि उनका चुनाव करा लिया जाना है। वो चाहते तो लोकसभा चुनाव के साथ भी करा सकते थे, फिर भी नहीं कराया गया जी। तो मैं एक फाइनली चीज कहूंगा कि ये कहीं न कहीं जनता से जुड़ने का, जनता से संवाद करने का उन्होंने फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि देखिए
कार्यकर्ताओं में जो अभी ऊर्जा बनी हुई है, उस ऊर्जा को आगे कैसे बनाए रखा जाए, वो उन चीजों को लेकर चल रहे हैं। बीजेपी को कहीं कहीं निरुत्तर भी कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है कि दिल्ली के मामले में कहीं न कहीं उन्होंने अपने इस नए रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को बेचैन किया है। क्या आम आदमी पार्टी राहुल जी इस दबाव में तो नहीं जी रही है? इस सारे अरविंद जी का जो आज भाषण था, अरविंद जी का संबोधन था, इस दबाव में तो नहीं जी रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीद की थी वो उम्मीद कहीं से काबू में नहीं आई और उनको एक बड़ी मात खानी पड़ी, एक बड़ा वोट बैंक उनका छिटक गया, उसे भी वापस लाना है, कैडर को भी एकजुट करना है? राजीव जी, देखिए काफी अच्छा सवाल है। बीजेपी के लोग लगातार जब से वो बाहर आए हैं जमानत पे, तब से बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब वो कौन सा नया जनता के बीच में रायशुमारी के लिए जा रहा है। कुछ महीना पहले तो जनता ने रायशुमारी कर दी है, लेकिन देखिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 2015 में भी दिल्ली में सातों के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 में भी वो सभी सीटें जो है कि बीजेपी जीती, लेकिन 2019 में और 20 में भी फिर हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी मजबूती से वापसी की। सही तो कह रहे आम आदमी पार्टी को पता है कि लोकसभा चुनाव अलग होती है, दिल्ली की जनता अलग वोटिंग करती है और विधानसभा चुनाव में अलग वोटिंग करती है। तो इसलिए वो जो जवाब वो दे रहे हैं कि कुछ महीना पहले उत्तर मिला है, वो लोकसभा चुनाव थे, अब ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है राजीव जी। और मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इसको लेके काफी बेहद गंभीर है। खाली एक आखिरी पंक्ति में कहूंगा, जी। दिल्ली में विधानसभा के अगर पिछले 6 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अच्छा रहा है। 31 से 36, 37, 38% का वोट शेयर रहा है उनके पास, लेकिन उनके पास अभी भी दिल्ली में चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके। बहुत सही, वाकई जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, इससे मैं आपके सहमत हूं। अब तक वो चेहरा नहीं है जो चेहरा अरविंद केजरीवाल के बराबर दिल्ली की राजनीति में खड़ा होता दिखाई पड़े। अरविंद सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख ले लेता हूं। अरविंद जी, आज अगर अरविंद केजरीवाल जी के भाषण को, आप दोनों एक ही नामा राशि हैं और आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, उनके भाषण को मैंने गौर से देखा, उनके भाषण के पॉइंटर्स निकाले। उन्होंने अपने भाषण में एक शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया और उस शब्द को रखता हूं आपके सामने, ईमानदारी। उन्होंने बोला ईमानदारी के दम पर हम सत्ता में। उन्होंने कहा जनता बताएगी कि मैं ईमानदार हूं। उन्होंने बोला कि ईमानदार लगूं तो वोट देना। इस भाषण में जंतर मंतर के उस ईमानदार फैक्टर को इतना ज्यादा प्रचारित और इतना ज्यादा आगे रखने की वजह क्या हो सकती है? देखिए राजीव शर्मा जी, हर भ्रष्टाचार का आरोपी अपने आप को ईमानदार घोषित करने की कोशिश करता है। आप याद करिए 90s में लालू प्रसाद यादव जी पर जब चारा चोरी का आरोप लगा था तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं। बाद में क्या हुआ, 5 न्यायालयों ने उनको अपराधी घोषित किया है और वो सजा याफ्ता कैदी हैं, सजा याफ्ता एक मुजरिम है। तो किसी अभियुक्त के ईमानदार स्वयं को घोषित कर लेने से वो ईमानदार नहीं हो जाता है जब तक कोर्ट उसको ईमानदार घोषित न कर दे। दूसरा, उसको जनता में चुनाव लड़ने जाना है तो ये तो कहेगा नहीं कि जनता फैसला नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल जी 2 वादे कर रहे हैं, आपने देखा होगा, 2 घोषणा करते हैं बार बार। एक तो कहते हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया है, इसको लोअर कोर्ट से लेके और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ने खारिज कर दिया है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी हर कोर्ट में गए हैं और कहे हैं केस ही गलत है, लेकिन सारे कोर्ट्स ने माना, चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि